So, very good afternoon to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, हम लोग यहाँ पे अपना अमेंडमेंट कर रहे हैं और मोस्टली अमेंडमेंट हमारे कवर्ड है, लेकिन जो छोटे मोटे हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर्ड कर देते हैं. बाकी तो हमारे मोस्टली कवर्ड है. तो देखो, हमारे जो अमेंडमेंट आया है, सप्लीमेंट्री आया है, जो वो हमारा आया है अमेंडमेंट इन चैप्टर्स में. फेमा में आया है, ठीक है, और किस में आया है, रेगुलेशन एंड मतलब एफडीआई में आया है, ओडीआई में आया है, कंपटीशन लॉ में आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आया है, ट्रेडमार्क में आया है और कॉपीराइट में आया है. ठीक है, तो हमें मोस्टली करना क्या है, पार्ट 1 के अमेंडमेंट कवर करने हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग ये वाले चैप्टर्स कवर करेंगे, पर इन चैप्टर्स में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने अमेंडेड ही पढ़ा है, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो सप्लीमेंट्री आया है ये शुरू से के अमेंडमेंट है. तो हमें जो एक्स्ट्रा है बस वही करना है, ज़्यादा नहीं है, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं नोट्स करवा दूंगी. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फेमा में. तो फेमा में आप लोगों को पता है कि कंपाउंडिंग का प्रोसीजर होता है कि अगर हम लोगों ने फेमा में कोई वायलेशन किया है और हमें लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, तो हम लोग खुद चल के क्या कर देते हैं, कंपाउंडिंग कर लेते हैं. तो जब हम लोग खुद चल के कंपाउंडिंग करते हैं तो वहां पे हमें एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, साथ में फीस देनी पड़ती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है. और नॉन रिफंडेबल के साथ साथ में हमें 180 डेज का टाइम होता था, जिसमें हमें ये देखा जाता था कि फेमा में कि सामने वाली जो अथॉरिटी है, आरबीआई है, वो करेगी या नहीं करेगी कंपाउंडिंग, वो उसकी मर्जी होती है. तो वही चीज में बस थोड़ा सा चेंजेस आया है, लिमिट्स आ गई है. तो देखो एक बार, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सेक्शन 46, ठीक है, फेमा, ये आपको इतना सब कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ से आपको स्टार्ट पढ़ना है कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन है. तो देखो, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंडिंग अथॉरिटी दो होती है, पहला डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, और दूसरा आरबीआई, है ना. अब यहाँ पे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंडिंग प्रोसीजर में आरबीआई आता है अदर देन सेक्शन 3A. अगर सेक्शन 3A आता है तो आरबीआई नहीं आता. सेक्शन 3A के अलावा जो भी कंपाउंडिंग का प्रोसीजर होता है वो कौन करवाता है, आरबीआई कराता है. तो देखो, यहाँ पे बस अथॉरिटीज आ गई है. अब आरबीआई के अंडर में भी 4 अथॉरिटी आ गई, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर. अगर 60 लाख तक है, अप टू 60 लाख है, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर करेगा. 60 लाख से ज्यादा, मोर देन 60 लाख, बट अप टू 2.5 करोड़ रुपीस, मतलब 2.5 CR, तो ये आएगा डेप्यूटी जनरल मैनेजर. और मोर देन 2.5 CR बट अप टू 5 CR कौन आएगा, जनरल मैनेजर. और चीफ जनरल मैनेजर आएगा अबव 5 CR. बस ये आया. पहले ये था कि सिर्फ आरबीआई के अंडर में होता है, अथॉरिटीज नहीं थी अलग अलग, लेकिन अब 4 बना दी गई. वापस बता रही हूँ, कंपाउंडिंग अथॉरिटी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर. और ये लिमिट्स आ गई 60 लाख. थोड़ी सी अजीब है लिमिट, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ऐसी लिमिट्स और चैप्टर्स में आपको नहीं मिलेगी. 60 लाख, 2.5, 5 और मोर देन 5. ठीक है, आगे देखते हैं. अगर सेक्शन 3A में है तो फिर कौन करेगा, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट. सेक्शन 3A के अलावा कौन है, आरबीआई. सेक्शन 3A है तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट. इसमें भी देखो डेप्यूटी आ गया, एडिशनल स्पेशल डायरेक्टर. स्पेशल डायरेक्टर अलॉन्ग विद डेप्यूटी लीगल एडवाइजर की यूज करेगा. डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट विद द स्पेशल डायरेक्टर. यहाँ पे देखो 5 लाख रुपीज और बिलो, मतलब अप टू 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा और अप टू कितना है ये, 10 लाख रुपीज. 10 लाख से ज्यादा, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, 50 लाख रुपीज तक. 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख नहीं, एक सेकेंड, ये लेस देन 50 लाख, ये लेस देन 50 लाख, इसमें लेस देन चल रहा है ना, एक सेकेंड,
1 से। इसमें लेस देन है, थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें मोर देन था। इसमें क्या है, अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा बट किससे कम, 10 लाख से कम। यहाँ पे 10 लाख और मोर बट लेस देन 50 लाख। यहाँ पे 50 लाख और मोर बट लेस देन 2 CR, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी 1 CR, ठीक है, और 1 CR और वापस बता रही हूँ, 2 कंपाउंडिंग अथॉरिटी है, पहले भी यही थी। सेक्शन 3A में है तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, अदर देन सेक्शन 3A है तो RBI। RBI और सेक्शन 3 डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज आ गई है, लिमिट आ गई, उसमें क्या था 60 लाख, 60 लाख से ज्यादा पर कितना था 2.5 CR, ठीक है ना। तो 2.5 CR, फिर उससे ज्यादा और लेकिन 5 CR तक, और यहाँ पे मोर देन 5। अब इसमें क्या है, अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा पर 10 लाख से कम, 10 लाख और उससे ज्यादा 50 लाख से कम, 50 लाख और उससे ज्यादा पर 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ और उससे ज्यादा, बस। अब देखो वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिजिकली भी कर सकते हो और एक प्रवाह जो है ये पोर्टल है आरबीआई का, इसमें कर सकते हो। तो 2 चीजें हैं, एप्लीकेशन आप फिजिकली जाके भी करा सकते हो डिपॉजिट, या फिर पोर्टल के थ्रू भी करा सकते हो। वेयर द एप्लीकेंट आफ्टर इशू मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रवेंशन इशू बाय आरबीआई डज नॉट ऑप्ट फॉर कंपाउंडिंग विद इन द पीरियड स्टडी। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, आरबीआई आपको नोटिस भेजेगा कि आ जा कंपाउंडिंग करते हैं। सुनना मेरी बात, आरबीआई आपको नोटिस भेज रहा है कि आ जाओ, आप लोग का ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन का नोटिस भेज रहा है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन भेज रहा है। और अगर मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन भेज रहा है, आरबीआई ने लिख दिया कि 3 महीने में आपको रिप्लाई करना है, और 3 महीने में अगर आप लोग कंपाउंडिंग नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होता। वापस सुनो, आप अपनी मर्जी से कंपाउंडिंग कभी भी करवा सकते हो, लेकिन अगर कभी आरबीआई का कॉन्ट्रावेंशन का नोटिस आ गया और नोटिस में जो टाइम पीरियड लिखा है उसमें अगर आप लोगों ने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर अप्लाई नहीं होगा। कंपाउंडिंग में जो फीस थी पहले 5,000 थी, अभी 10,000 हो गई है, वो तो सिंपल सी बात है, आप लोग लर्न करना चाहो तो करना, वरना छोड़ सकते हो। इसमें जीएसटी लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, और डीडी बन के जाएगा, या फिर आप एनईएफटी भी कर सकते हो। इट में एंश्योर दैट इंटीमेशन ऑफ पेमेंट फीस अलॉन्ग विथ, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, बतानी है, नोटिस भेज देना है ईमेल के थ्रू, लेकिन मैक्सिमम है 2 घंटे के बाद नहीं जाएगा नोटिस, ठीक है। मतलब आपको इंटीमेट करना है कि हमने फीस डिपॉजिट, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। ये फीस वाला भी चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई याद करना चाहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ में आप लोग को एप्लीकेशन में लगाना है क्या, अपना नाम, ऑथोराइज ऑफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव फोन नंबर और अपनी बेसिक डिटेल देनी है। Along with the compounding application, the prescribed format, the applicant shall also furnish the ये FDI एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, जहाँ जहाँ आपके मतलब अगर आपका और भी कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है अलग अलग एक्ट्स में तो वो भी आपको बता देना। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग शैल बी रिटर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीट बाय द एप्लीकेंट और द एप्लीकेशन इज कंप्लीट, मतलब अगर आप लोगों ने फीस प्रॉपर नहीं डिपॉजिट कराई, एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं लगाई, तो कंपाउंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी रिटर्न हो जाएगी। हाउएवर सच एन एप्लीकेशन रीसबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन फी है वो शैल नॉट बी पेड अगेन, मतलब आप दोबारा वापस सबमिट कर सकते हो, दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। द एप्लीकेंट आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग चेंजेस, आपको चेंजेस के बोले जा सकते हैं, जैसे एड्रेस में, कॉन्टैक्ट डिटेल में, इन सब में आपको बोला सकता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो where the applicant is allow RBI to submit necessary, आप लोगों से एक्स्ट्रा टाइम देके आपको RBI एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकता है। सिंपल सी बात है, ये वाली चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत बेसिक सी चीजें कि हम लोग कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो क्या क्या होता है। प्रोसीजर क्या है कंपाउंडिंग का, ये देख लेते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन मिलती है तो एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो RBI चेक करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, कंपाउंडिंग रूल्स लगेंगे 2024 के। कंपाउंडिंग अथॉरिटी में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं कोई स्पेसिफाइड पीरियड देके। फॉलोइंग, अब क्या होगा, देखो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कंपाउंडिंग की जाती है तो कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है, जैसे अनड्यू गेन, आपने जो कॉन्ट्रावेंशन किया उसकी वजह से आप लोगों ने कितना फायदा उठाया, ठीक है, सामने वाले को कितना लॉस हुआ, आप लोग पहले से ही नालायक हो या अभी नालायक हुए, मतलब रिपीटिव नेचर की, पहले भी आप लोगों ने कॉन्ट्रावेंशन किया है या फिर अभी ही किया है। नेक्स्ट,
है ना। कॉन्ट्रावेंशन कंडक्ट इन अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोज फुल फैक्ट इन द एप्लीकेशन, सबमिट द पर्सनल हियरिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है और आपको आना पड़ेगा। तो मेरी बात वापस सुनना, कंपाउंडिंग प्रोसीजर मोस्टली वही है, अथॉरिटीज आ गई है, लिमिट आ गई है और साथ में प्रोसीजर में फीस वगैरह चेंज हो गई है, बाकी तो आपका सेम ही है। हाँ, एक चीज और याद रखना, कंपाउंडिंग का जो अमाउंट होगा ना वो कितना हो सकता है, 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन। तो जो भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उसका 3 गुना फीस लग सकती है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन का 3 टाइम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम फीस कितनी है, ये वाली चीज नहीं आई है। मैक्सिमम फीस कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। इश्यू ऑफ कंपाउंडिंग अथॉरिटी क्या है, वही देखो 180 डेज में रिप्लाई करना है, तो कंपाउंडिंग अथॉरिटी क्या पास करेगी, ऑर्डर पास करेगी मैक्स टू मैक्स कितने दिन में, 180 दिन में, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब 180 डेज में वो क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, और पर्सनल हियरिंग के लिए आपको बुला सकते हैं। इफ द एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर पर्सनल हियरिंग, अब पर्सनल हियरिंग कैसे होगी, द रिजर्व बैंक वुड एनकरेज द एप्लीकेंट टू हियर पर्सनली, आपको बुलाया जा सकता है। ये आजकल वर्चुअल मोड में भी हो जाता है रेदर देन रिप्रेजेंट, मतलब आपको आने की जरूरत नहीं है, आप लोग वर्चुअल मोड में भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप तो वॉलंटरी एडमिट कर ही रहे हो। अपीयरिंग फॉर or opting personal hearing does not have hearing whether the compounding that may specify in the compounding authority। बस ये याद रख लेना कि आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है या फिर आप लोग को वर्चुअल मोड में भी बोला जा सकता है, क्योंकि वैसे भी आप लोग तो अपना वॉलेंट्री जो कॉन्ट्रोवेंशन वो एडमिट कर रहे हो, तो चाहे पर्सनल हियरिंग में जाओ चाहे ऑनलाइन में जाओ, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, फेमा के रूल्स लग जाएंगे जब कंपाउंडिंग होगा। 1 कॉपी ऑफ द कंपाउंडिंग अथॉरिटी, एक जो कंपाउंडिंग ऑर्डर आएगा उसकी एक कॉपी एप्लीकेंट को मिलेगी और एक कॉपी, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने पास रखेगी विद द कंपाउंडिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, 180 डेज में ऑर्डर आता है, 180 डेज में ही या तो कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी, फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा आप लोग को। तो पहला जो अमेंडमेंट था वो कंपाउंडिंग में था। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में मैनर एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रेगुलेशन। अब आपको याद है कि फेमा में हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते थे, उन ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या करते थे हम लोग, पेमेंट मंगाते थे, है ना, और पेमेंट देते भी थे। और हमारा LRS का लिमिट था 2.5 CR, 2.5 है ना, वो था डॉलर्स, 2.5 लाख डॉलर्स था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो पेमेंट अगर हम लोग ले रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं वो कैसे लेंगे वो देखेंगे। तो देखो, मैनर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रेगुलेशन 3 बोलता है, ये छोड़ देना सारी चीजें। ठीक है, ये सब कुछ छोड़ देना है, यहाँ पे देखना, यहाँ से करना आप लोग। द रिसिप्ट एंड पेमेंट बिटवीन द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब एक है PRI पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और एक है PROI पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इनके बीच में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होगी वो क्या होगी, शेल अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज ऑथोराइज डीलर ऑथोराइज पर्सन इन द मैनर। सबसे पहला ट्रेड ट्रांजैक्शन। अब ट्रेड ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रेड ट्रांजैक्शन। पहला, receipt and payment for export and import from the countries given below of eligible goods and service shall be made as well। पहला, नेपाल और भूटान से आप किस फॉर्म में पेमेंट करोगे और किस फॉर्म में पेमेंट लोगे। तो आपको याद है मैंने बताया था नेपाल और भूटान में इंडियन रुपी चलता है, तो इंडियन रुपी अगर इजीली चल रहा है तो आप इंडियन रुपी में पेमेंट कर भी सकते हो और ले भी सकते हो। तो इंडियन रुपी में करोगे अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम इंडिया, मतलब अगर नेपाल को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आप लोग को क्या मिलेगी, इंडियन रुपी मिलेगी। तो एक्सपोर्ट में कौन सा है, इंडियन रुपी। ठीक है, वेयर द इंपोर्टर इन नेपाल हैज बीन प्रोवाइडेड नेपाल राष्ट्रीय बैंक टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी सच रिसिप्ट शैल बी अमाउंट। तो बहुत सीधी सी बात है, नेपाल को अगर कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडियन रुपी आएगा, लेकिन अगर नेपाल का राष्ट्रीय बैंक, मतलब जैसे नेपालियन राष्ट्रीय बैंक होता है, इंडिया का RBI है, वैसे वहाँ पे नेपाली राष्ट्रीय बैंक, अगर वो अलाउ करता है तो आप लोग फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो, है ना। तो आप लोग को पेमेंट किसमें करना है, रुपी में करना, रुपी में रिसीप्ट होगा। लेकिन अगर नेपाल राष्ट्रीय बैंक बोलता है तो आप फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो। मेंबर अदर देन ACU, ठीक है, एशियन कंट्रीज जो है
ठीक है, अदर देन नेपाल एंड भूटान। तो एशियन कंट्रीज जो है वो किस में पेमेंट लेगी, जो भी आरबीआई ऑथोराइज करेगा। तो याद रख लेना एसीयू कंट्रीज है, ठीक है, इसमें नेपाल और भूटान भी आती है। नेपाल और भूटान से तो रुपी में पेमेंट मिलेगा, अगर नेपाल राष्ट्रीय बैंक अलाउ करती है तो फिर आप लोग डॉलर्स में भी ले सकते हो, लेकिन अदर देन नेपाल एंड भूटान है तो आप लोग फॉरेन करेंसी में भी। प्रोवाइडेड दैट इन केस import from the goods shipped from member country of the ACU other than Nepal, but the supplier is resident of the country other than member of ACU, the payment shall be made in the specified। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, where the good are shipped to India from the member country to ACU, मतलब अगर इंडिया में कोई सामान आ रहा है बट द सप्लायर इज रेजिडेंट कंट्री अदर देन कंट्री मेंबर इन एसीयू, तो किस में करोगे, इंडियन रुपी में करोगे। तो करेंसी कंट्रीज अदर देन मेंबर कंट्रीज, तो तीन बातें याद रख लेना, वापस सुनो। सबसे पहला, नेपाल और भूटान में क्या होगा, रुपी में पेमेंट होगा, या फिर फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है अगर नेपाल की राष्ट्रीय बैंक। दूसरा, एसीयू के लिए कैसे होगा, एसीयू के लिए होगा, किस में होगा, एसीयू में, है ना, जो भी वो आरबीआई डिक्लेयर करेगा टाइम टू टाइम। और अगर एसीयू को पेमेंट कर रहे हो लेकिन पर्सन जो है रेजिडेंट आउट, मतलब अदर देन एसीयू है, ठीक है, अदर देन एसीयू मतलब एसीयू कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो फिर फॉरेन करेंसी में होगा। और अदर देन एसीयू रहता भी बाहर है तो फिर फॉरेन करेंसी, ठीक है, मतलब अगर फॉरेन कंट्रीज है जो अदर देन एशिया, उसमें क्या होगा, इंडियन रुपी में भी हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, और इसमें भी इंडियन रुपी में भी हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग, सब ये सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एशियन क्लियरिंग यूनियन ये सब छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आओ, ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन, तो आपने ट्रेड ट्रांजैक्शन पढ़ा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, नेपाल और भूटान में तो इंडियन रुपी, इन केस ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन भूटान पेमेंट में ऑल्सो भी मेड इन फॉरेन करेंसी। तो वापस देखो, नेपाल और भूटान के केस में तो क्या होगा, इंडियन रुपी में ही जाएगा क्योंकि वहां तो इंडियन रुपी आराम से चल रहा है, लेकिन अगर भूटान में आप लोग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन रुपी में नहीं करोगे, फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हो, ठीक है। अदर कंट्रीज है तो किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेड ट्रांजैक्शन में लफड़े हैं, नेपाल और भूटान में रुपी में होगा, नेपाल राष्ट्रीय बैंक मानेगी तो फिर फॉरेन करेंसी में हो जाएगा, एसीयू है तो फॉरेन करेंसी में होगा, या फिर एसीयू में क्या होगा, फॉरेन करेंसी में भी होगा या फिर इंडियन रुपी में भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और सॉरी, अदर देन एसीयू में है ना, अदर देन एसीयू में फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, रुपी में भी हो सकता है। और एसीयू में क्या है, एसीयू में जैसे आरबीआई डायरेक्ट करेगी, और अगर एसीयू से कंट्री से ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन जो पर्सन है वो PROI है, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी है और एसीयू का भी मेंबर नहीं है, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, फॉरेन करेंसी और रुपी में दोनों में कर सकते हो बस। और ट्रेड ट्रांजैक्शन में तो आप लोग, अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन में तो क्या है कि आप लोग रुपी में भी कर सकते हो, फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, पेमेंट एंड रिसिप्ट इन इंडिया फॉर द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन, अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हो मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो बिटवीन पर्सन रेजिडेंट इंडिया, पर्सन रेजिडेंट हु इज विजिट इन इंडिया, वापस सुनना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का बीच में कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, करंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। और करंट ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये बंदा क्या है, इंडिया में विजिट किया है, ये विजिट किया मतलब इंडिया में घूमने आया है, तो फिर रुपी में दे दो ना, फिर तो रुपी में दे दो। अगर कोई बंदा इंडिया में घूमने आया तो फिर रुपी में दे दो। इट मे बी नोटेड दैट पेमेंट एंड रिसिप्ट अंडर रेगुलेशन 3 शैल बी मेड इन डेबिट अकाउंट से भी आप लोग कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट। तो आप लोगों के फेमा में 2 पॉइंट कवर हो गए, एक तो कंपाउंडिंग प्रोसीजर और एक पेमेंट एंड रिसिप्ट। नेक्स्ट एफडीआई आ जाते हैं। अब एफडीआई यार हम लोगों ने पूरा अमेंडेड ही पढ़ा है, बस इन लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी चेंजेस कर दिए। जैसे आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस किए, जीएसटी में किसी में रेट्स बढ़ा दी है, किसी में रेट्स कम कर दी है, ठीक है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में 100% अलाउ कर दिया एफडीआई, 74% तक तो क्या है, 74% तक तो क्या है, ऑटोमेटिक है, और उसके बाद गवर्नमेंट रूट है, ठीक है। और सैटेलाइट डेटा प्रोटेक्ट, मतलब ये तीनों के लिए सैटेलाइट आप लोग देख लेना। उसके बाद आप लोग देखना यहाँ पे लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएशन सिस्टम एंड सब सिस्टम स्पेस क्राफ्ट, इनकी लिमिट्स बस एक बार चेक कर लेना कि किसी में 100% है, ये 3 नई लिमिट है, हो सकता है एक केस स्टडी बन के आ जाए तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है, किस में ऑटोमेटिक है और ये सब कुछ देख लेना।
नेक्स्ट यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया सैटेलाइट क्या है और ये सैटेलाइट डेटा प्रोवाइडिंग, ये आप लोग को इतना नहीं देखना है, एक बार रीड मार लेना बस, लिमिट्स एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आ जाइए, परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, मतलब कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज सिस्टम बाय परमिसेबल होल्डर, ठीक है, और इंटरनेशनली आप लोग एडमिट मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी लिस्टेड इन इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया की कंपनी है, कहाँ लिस्टेड है, इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो उसका आप पेमेंट कैसे करोगे, अगर आप लोग उसके इक्विटी परचेज कर रहे हो या सब्सक्राइब कर रहे हो, थ्रू बैंकिंग चैनल कर सकते हो, ठीक है, बैंकिंग चैनल के थ्रू कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम बैंकिंग चैनल, तो जो भी पेमेंट होगा वो बैंकिंग चैनल से होगा, ये अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस सुन लो, इंडिया की कंपनी है, इंटरनेशनल लिस्टेड है, ठीक है, तो पेमेंट कैसे होगा, बैंकिंग चैनल से होगा, आना और जाना, ठीक है, अगर आप इक्विटी शेयर बेचते भी हो बाहर तो भी पैसा कहाँ से आएगा, बैंकिंग से आएगा, रीड कर लेना बस। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब आप किसी लिस्टेड कंपनी में करते हो, ठीक है, और कितना करते हो, 10% या उससे ज़्यादा, ठीक है, और 10% से कम करते हो तो 10 और मोर परसेंटेज जब आप करते हो तो एफडीआई, अप टू 10 मतलब लेस देन 10 तो एफपीआई, लेकिन अनलिस्टेड है तो एफपीआई होगा। इसमें एक चीज़ है ना बहुत क्लियरली बोली गई है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कि अगर आप लोगों ने किस में कर रखा है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में कर रखा है जो कि बाहर लिस्ट नहीं है, और अगर आप अनलिस्टेड में करते हो तो हमेशा क्या होता है, एफपीआई होता है। अब एफपीआई है लेकिन अचानक से वो लिस्ट हो गई, सॉरी एफडीआई होता है, वो एफडीआई होता है हमेशा, तो जब वो एफडीआई होता है, अगर अनलिस्टेड है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया एफडीआई, लेकिन अचानक से वो लिस्ट हो गई और आपने 3% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो एफडीआई रहेगा, वो एफपीआई नहीं होगा जब तक आप लोग दोबारा उसका री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, एक चीज और देख लेना इसमें, ठीक है, द एफपीआई शैल बी कंसिडर, आप लोगों को कुछ अप्रूवल लेनी पड़ती है, नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट एज एप्लीकेबल, अप्रूवल रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, अगर इंडिया से कोई लैंड बॉर्डरिंग कंट्री जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो और या फिर लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडीआई करते हो, तो आप लोग को शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर रिक्लासिफिकेशन वगैरह करते हो, दोबारा कोई चेंजेस वगैरह करते हो तो इसमें शेड्यूल देखने पड़ेंगे, सेक्टोरियल कैप्स देखने पड़ेंगे, मतलब कुल मिला के आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लोग बॉर्डरिंग कंट्री से ट्रांजैक्शन करते हो या फिर लिमिट से ज़्यादा करते हो। FPI shall clearly articulate the reclassify foreign exchange foreign portfolio investment, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होगा, तो इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो आप। अब आ जाइए ओडीआई, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, ओडीआई होगा, जब हाँ इंडिया के लोग, एफपीआई में क्या होता है, बाहर के लोग इंडिया में करते हैं, और अगर इंडिया के लोग बाहर करेंगे तो वो क्या होगा, एफपीआई ओडीआई होगा, तो इंडिया के लोग जब बाहर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओडीआई। अब इसमें भी दो ही है, ओडीआई और ओपीआई, अगर 10% से ज्यादा करते हो या 10% करते हो तो ओडीआई होगा, अगर उससे कम करते हो तो ओपीआई होगा, अनलिस्टेड में हमेशा ही ओडीआई होता है, ये हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस किस में नहीं होता है, मतलब ओपीआई किस किस में नहीं हो सकता, तो अनलिस्टेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो सकता, ठीक है, एनी सिक्योरिटी विच इज इशू बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विच इज नॉट आईएफएससी, अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने इशू कर रखा है तो वो ओवरसी इन्वेस्टमेंट होगा नहीं वैसे भी, ठीक है, डेरिवेटिव अनलेस परमिट, डेरिवेटिव में नहीं होगा अनलेस जब तक आरबीआई परमिट नहीं करता, या फिर बुलियन, तो इन चारों में ओपीआई नहीं होगा, ये याद कर लेना, ये लर्न कर लेना कि किन किन में ओपीआई नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी स्केड्यूल्स दे रखे, स्केड्यूल्स आपको नहीं करने, ठीक है, बाकी मैंने आपको अमेंडेड ही पढ़ा है। कंपटीशन लॉ हमारा पूरा अमेंडेड ही हो गया था, और इस अटेम्प्ट में अमेंड नहीं हुआ है, 2-3 अटेम्प्ट पहले में भी अमेंड हो चुका है, तो आपके कंपाइलर में अमेंडेड ही है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ आप लोग को बस मैंने नहीं करवाया वो बता देती हूँ।
वैसे मैंने पूरा अमेंडेड ही कराया ये तो। इसमें ना एक कंज्यूमर की डेफिनेशन आप लोग देख लेना, सुनो मेरी बात। कंज्यूमर की डेफिनेशन जो है ना वो आपको दो जगह मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आ जाएगा। कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो दो जगह मिलेगी। एक है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और एक है हमारा कंपटीशन एक्ट। ठीक है। अब कोपरा क्या बोलता है, कंज्यूमर दो तरीके का होता है, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज। याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। गुड्स में अगर वो पर्सनल पर्पस यूज कर रहा है, ठीक है, पर्सनल पर्पस भी दो है, सेल्फ और अदर्स के लिए, तो वो कंज्यूमर है। ठीक है, यहाँ पे वो कंज्यूमर है। लेकिन अगर वो कमर्शियल पर्पस यूज कर रहा है, याद आ गया, सूर्यवंशम मूवी का भी डायलॉग बताया था, ठीक है, तो जगह कमर्शियल पर्पस यूज कर रहा है वो कंज्यूमर नहीं है। सेम सर्विसेज में, ठीक है, दो बातें होती है सर्विसेज में भी, क्या, पहला पर्सनल, दूसरा आ रहा है कमर्शियल। पर्सनल है तो वही दो बातें, सेल्फ के लिए या दूसरों के लिए। जैसे आप लोग कोचिंग वगैरह लेते हो तो आप लोगों के पेरेंट्स आपकी फीस भरते हैं, क्या आप लोग कंज्यूमर हो, बिल्कुल, यहाँ पे कंज्यूमर हो। लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस है तो कंज्यूमर। लेकिन हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो तो ये बोलता है कि कमर्शियल पर्पस है तो कंज्यूमर नहीं है, पर्सनल पर्पस है तो कंज्यूमर है। लेकिन जो हमारा कंपटीशन एक्ट है वो बोलता है चाहे कमर्शियल पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, दोनों में ही क्या हो, आप लोग कंज्यूमर हो, दोनों में ही कंज्यूमर, चाहे कमर्शियल पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पर्पस इंपॉर्टेंट और वहां पे पर्पस इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस यही चीज है। यहाँ पे देख लो एक बार, बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन, पैसे देके कोई चीज खरीदी हो, पे किया हो, प्रॉमिस, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस, ठीक है, या फिर डेफर्ड पेमेंट में आप लोग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, वेदर परचेज फ्रॉम रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस और पर्सनल पर्पस, चाहे आप लोगों ने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा हो, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा हो, चाहे रीसेल के लिए खरीदा हो, आप सब में कंज्यूमर हो। और सेम सर्विसेज के लिए बोल रखा है, ये चेंज है एक तो। एक सेक्शन 5 के लिमिट्स में चेंज है, वो आप लोग देख लेना यहाँ पे। सेक्शन 5 में लिमिट्स जो हो गई है वो हो गई है, अगर आप लोग कॉम्बिनेशन करते हो विद इन इंडिया, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन होता है विद इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या है, असेट 2500 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर 75, वही मल्टीप्लाई बाय 3 वाला रेशियो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आउटसाइड इंडिया करते हो
आउटसाइड इंडिया करते हो तो वहां पे क्या है 1.5 बिलियन डॉलर और मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3.75। ये कंपाइलर में अमेंडमेंट डले हुए हैं, बस मैंने पढ़ाया नहीं था वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आउटसाइड इंडिया में एक चीज है कि आपकी इंडिया में भी लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब इंडिया में भी आप लोगों ने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन किया तो पहले 1000 था, 3000 था, 1250 मतलब 1250 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3750, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 ही चल रहा है। इंडिया से आउटसाइड इंडिया चलोगे तो मल्टीप्लाई बाय, अब क्या हो गया 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और यहाँ पे असेट से टर्नओवर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 ही चल रहा है, ठीक है। वही सेम है, ग्रुप लेवल पे करोगे तो 10,000 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया है, और यहाँ पे 5 बिलियन 15 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। और इंडिया वाले में सेम है कि आप लोगों ने इंडिया में कितना कर रखा हो, असेट में 1250 या फिर टर्नओवर में 3750। एक चीज याद रखना, पहले था कि अगर आप लोग कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करते हो तो आप लोग को सीसीआई को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं, उसमें लिमिट थी 1000, ठीक है, अब 2000 हो गई है। ये लिमिट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये लिमिट चेंज हो गई है, पहले 1000 थी अब कितनी हो गई 2000 हो गई। असेट की 450 और ये 1250 हो गई है। बाकी सारा हमने अमेंडेड ही किया है, तो कंपटीशन एक्ट हमारा अमेंडेड ही है, तो हमें दोबारा नहीं करने की जरूरत है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6-7 केसेस आए हैं, वो 6-7 केसेस सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक उठ के आ जाएगा। तो देखो, लिमिट वही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 50 लाख तक है, स्टेट कमीशन 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, और नेशनल कमीशन में मोर देन 2 CR। लेकिन 6 केसेस हैं जो मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ, वो आप लोग साथ साथ में कवर करते जाना। तो पहले एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को एक एक लिखवा दूंगी और वैसा का वैसा आप लोग करना। पहला कौन सा, ऋतु मिहिर पंचाल वर्सेस ORS पिटीशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऋतु मिहिर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या बोला गया था, यहाँ पे आप लोग एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर अपन एक बार रीड भी कर लेंगे। पहला केस है पंचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया था, कब आया था इसका कंक्लूजन, अप्रैल 29 2025। क्या है इसका कंक्लूजन, इसमें 2 बातें बोली गई है। सबसे पहले 3 सेक्शन है, सेक्शन 34, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 58। ये तीनों के तीनों किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब उसमें क्या बोला गया था कि जब भी किसी कंज्यूमर को कंप्लेन लगानी होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने 3 लेवल क्यों बना रखे, डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख तक, मोर देन 50 लाख पर अप टू 2 CR स्टेट लेवल, और मोर देन 2 CR किसमें है, नेशनल लेवल पे। तो बोला 3-3 लिमिट क्यों बना रखी है, इससे बेटर आप लोग एक ही लिमिट बना देते, मतलब एक ही कोड बना लेते तो हर कोई उसमें चला जाता। तो बोला ये तो गलत है, आर्टिकल 14 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि राइट टू इक्वालिटी है, हर बंदा इक्वल है, ठीक है। तो जब सब इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी है, तो आपने कोड 3 क्यों बना रखे हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल की बात कर रखी है। तो बोले ये जो है तीनों सेक्शन वो गलत है, कोर्ट ने बोला ये गलत नहीं है, ये आर्बिट्रेरी नहीं है, मतलब इन लोगों ने बोला था कि इन लोगों ने खुद बना रखे हैं ये सेक्शन
और अपनी मर्जी से बना रखे। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमें अलग अलग कोड बनाने पड़ते हैं ताकि क्या हो, एक ही जगह पे सारे केसेस नहीं जाए और बड़े लेवल के केसेस नेशनल लेवल पे जाए। तो आर्बिट्रेरी नहीं है और ना ही इन्होंने आर्टिकल 14 का वॉयलेट किया। मतलब जिन्होंने कंप्लेन लगाई उन्होंने बोला कि इन्होंने आर्टिकल 14 का वॉयलेशन किया है। एक ही कोर्ट होता तो सबके लिए बराबर होता, लेकिन बोला ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है, आर नॉट वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सीपीसी बोलता है हमारा, स्टेट्स दैट एनी सिविल सूट shall be institute। सीपीसी में भी तो ऐसे होता है, कोर्ट्स अलग अलग बने हुए, लेवल अलग अलग बने हुए हैं, और जिसमें कम अमाउंट है वो लोअर लेवल पे जाएगा, जिसमें ज्यादा अमाउंट है वो अपर लेवल। इंस्टीट्यूट फ्रॉम लोवेस्ट कोर्ट ओनली। सीपीसी भी तो ये बोलता है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है और नेशनल फोरम है, तीन कोर्ट है इसमें। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लेस देन 50 लाख, यहाँ पे 50 लाख से लेके 2 CR, और मोर देन 2 CR किसमें, नेशनल पे। एक बात और बोली है इस केस में, देख लेते हैं। सेकंड बात क्या बोली गई है, इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज। अच्छा, जिन्होंने पेटिशन लगाई ना उन्होंने एक बात और बोली कि ठीक है, लेवल अगर आप लोग अलग अलग बोल रहे हो तो उन कोर्ट की भी ऑडिटिंग कराओ, जैसे कंपनीज की ऑडिटिंग होती है वैसे कोर्ट्स की भी ऑडिटिंग होनी चाहिए, कोर्ट को भी सब लोग चेक करें। तो देखो बोला है कि ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमें देखना है जो हमारे कोर्ट्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उनकी ऑडिटिंग जरूरी। तो इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज should operate efficiently and effectively efficiently and effectively, which can be ensured to review audit and assess। चीजें आप लोग एक बार देखो। क्या बोला गया है यहाँ पे, ऋतु मिहिर पंचाल वर्सेस पेटिशन में क्या बोला गया है यहाँ पे, यहाँ पे ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्रिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉट डिफिकल्ट कंसीव। ठीक है, कि अलग अलग लेवल बनाना गलत नहीं, अगर जिसका लिमिट जहाँ पे जा रहा है 50 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, 50 लाख से ऊपर है तो स्टेट में जाइए, वरना नेशनल में जाइए। तो बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन बॉडीज अपना, इट इज नेचुरल फॉर दैट द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन शुड बी अचीव इन सब्सटेंशियल, इट इज देयरफॉर टू इंश्योर नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज, और लेवल पे अपन को काम करना है। तो दूसरी बात इन लोगों ने ये बोली कि अगर से काम कर रहा है ये सब चेक करना है तो इनको क्या कराना पड़ेगा, इनको हमारी ऑडिटिंग भी करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि यहाँ पे ऑडिटिंग कराने की जरूरत है, जुडिशियल रिव्यू करने की जरूरत है, क्लियर पर्पस देखने की जरूरत है। और यहाँ पे एक चीज बोली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेक्शन 34, 47 और 50 ये क्या है, वॉयलेट नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और ये जो पेटिशन है इस चीज के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए कि 34, 47 और 58 सेक्शन को वॉयलेट नहीं करता है, तो हम लोग को इसको तो डिस्पोज कर दिया। ये बात मानी गई कि हाँ इस जो कोर्ट है इनकी ऑडिटिंग होना। ठीक है, दूसरा आ जाता है राकेश खन्ना का केस है वर्सेस नवीन कुमार अग्रवाल। इसमें क्या बोला गया है देखते हैं, नए केसेस है ये भी सारे। देखो सेकंड केस, एक से केस लॉ सेकंड,
कौन सा है? राकेश खन्ना। वर्सेस नवीन कुमार अग्रवाल। क्या बोला है इसमें? इसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। ठीक है, डेट याद करनी है तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। September 25 को दिया है 2020। ठीक है, क्या बोला है कंक्लूजन देखते हैं, वो कंक्लूजन। इसमें क्या था, डायरेक्टर बोलता है कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या जाता है, केस जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टर बोलता है कि वहां पे हमें अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक सिविल एक्ट है, और सिविल एक्ट में आप लोग हमें अरेस्ट वारंट क्यों इशू कर रहे हो? तो डायरेक्टर ये बोलता है कि अरेस्ट वारंट इशू करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सही नहीं है, उसको अरेस्ट वारंट इशू करना चाहिए और कोर्ट में केस को डिस्कस करना चाहिए। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये बोला गया कि देखो अरेस्ट वारंट जो है वो एक चीज के डराने के लिए, धमकाने के लिए। अगर सामने वाले को हम लोग डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तो वहां पे वो थोड़ा ढीला हो जाएगा और क्या करेगा, काम सही तरीके से नहीं करेगा। तो डराना धमकाना जरूरी है, इस वजह से अरेस्ट वारंट जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इशू करना। और अगर आप लोग ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तभी तो अरेस्ट किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। डायरेक्ट आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, आप लोग ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तब आपको अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट वारंट इशू करना कोई गलत बात नहीं है और इसमें इशू किया जा सकता है। तो लिखो इसमें, द अरेस्ट वारंट is a part of the arrest warrant is a part of procedure. The arrest warrant is a part of procedure which is required to ensure that director meets with its obligation. बोला अगर धमकाएंगे नहीं, अरेस्ट वारंट इशू नहीं करेंगे तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगा ही नहीं। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट क्या बोला था इसमें देखो, ऑफ डायरेक्टर that he is not liable because at the time of original cause of action arose, he was not in capacity of director is both flawed and untenable. डायरेक्टर ने इसमें बोला था कि जिस टाइम पे ये कोर्स ऑफ एक्शन हुआ था उस टाइम पे मैं कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर में था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग उस टाइम पे कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर में नहीं थे, हो सकता है उसने थोड़े टाइम के लिए रिजाइन कर दिया हो या फिर फिलहाल अपने आप को सस्पेंड वगैरह करवा दिया हो, मतलब कुछ भी करके उसने थोड़े टाइम के लिए अपने आप को हटा दिया था। तो बोला उस टाइम पे मैं डायरेक्टर नहीं था तो फिर मैं उसके लिए लाइबल नहीं हूँ। नहीं, आप लोग लाइबल हो, और ये आप लोग जो बोल रहे हो ये बिल्कुल घटिया बात है, मतलब गलत बात है।
बिल्कुल फालतू बात है, तो फ्लोड का मतलब होता है फालतू बात, बेकार बात, ठीक है। और अनटेनेबल मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ सही नहीं है। तो वो अगर उस टाइम पे डायरेक्टर नहीं भी था तो भी आप लोग लाइबल और अरेस्ट वारंट इसलिए इशू किया जाता है ताकि सामने वाला बंदा डरे, और डर के क्या करे, है ना, सारे काम तरीके से करे। तो इसी वजह से ये चीज इशू की जाती है। एक बार देख लेते हैं इस केस को भी। राकेश खन्ना वर्सेस नवीन कुमार अग्रवाल में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे। अरेस्ट वारंट अगर इशू किया गया है किसके खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है सामने वाले को डराने के लिए। अगर हम लोग नहीं इशू करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो फिर वो लोग सामने आएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में आता है, कंपटीशन एक्ट के अंदर ही आता है। अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है, अगर वो सिविल एक्ट भी है तो भी अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्टर ने बोला कि जिस टाइम पे ये बात हुई थी मैं डायरेक्टर में नहीं था, कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर में नहीं था, तो ये क्या है, बिल्कुल फ्लोड है और अनटेनेबल है, मतलब बकवास बात है, और लॉ के हिसाब से भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टर की पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट होती है, डेफिशिएंसी इन सर्विस आता है, और यहाँ पे वो लाइबल होगा, ठीक है। तीसरा केस आ जाते हैं। ओ, आप लोग केस में जो भी कंक्लूजन है वो मैंने जितना लिखा है बस उतना ही लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट, ओम कुमार रिलेटर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस खुशी। ये बहुत अच्छा केस है, ये मुझे केस भी बहुत अच्छा लगा था, और ये कोई नया केस नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा जजमेंट नया है। बाकी इस टाइप का केस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया था, आ जाते एक बार केस नंबर, क्या बोला है इसमें, प्रकार एंड डेवलप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस राज एंड, इसमें क्या बोला है कंक्लूजन, है कब का, का केस, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन, हाँ पहले समझ लो इसको। एक, एक रियल एस्टेट कंपनी थी जिसने, जिससे है ना, जिसने एक अपने ही डायरेक्टर के लिए फ्लैट परचेज किया। अब अपने ही डायरेक्टर के लिए फ्लैट परचेज किया तो इसने बोला कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन या पर्सनल ट्रांजैक्शन है। देखो इसको पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर के लिए खरीदा है, डायरेक्टर की पर्सनल उसके लिए खरीदा है, डायरेक्टर की फैमिली के लिए खरीदा है, तो पर्सनल। आप ये समझिए कि आप लोग एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, अब फर्नीचर मैन्युफैक्चर जो भी फर्नीचर खरीदता है या कुछ भी खरीदता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा। हो सकता है कि वो अपनी शॉप के लिए कुछ खरीद रहा हो सकता है वो अपने घर के लिए कुछ खरीद रहा हो, तो वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है, और उसमें वो कंज्यूमर है और कंप्लेंट भी लगा सकता है। तो लिखो इसमें, टू कॉल अ ट्रांजैक्शन, call a transaction as business having it's as business having commercial purpose should have a direct nexus with profit generation। कोई भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल कब होगा, जब उसका प्रॉफिट जनरेट डायरेक्ट रिलेशन होगा। रिलेशन का नाम पहले ही बताया था आपको, नेक्सस बोला जाता है। Merely because a real estate company
is purchasing real estate property does not make it एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंपनी प्रॉपर्टी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा then it is specifically that पहले से ही बोल दिया था कि हमने अपने डायरेक्टर की पर्सनल पर्पस है प्रॉपर्टी फॉर डायरेक्टर एंड हिज फैमिली ठीक है तो डायरेक्टर और उसकी फैमिली के लिए खरीदा रियल एस्टेट कंपनी ने तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा वो कमर्शियल सॉरी उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा वो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि पर्पस क्या था उसका कि डायरेक्टर और उसकी फैमिली के लिए खरीदना ना कि बिजनेस चलाना तो वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा यही चीज इसमें लिखी गई है आप लोग एक बार रीड कर लेना ठीक है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए अगर नहीं है तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी नहीं है नेक्स्ट क्या है अल्फा ये नाम बड़ा अच्छा है अल्फा G18 ओनर एसोसिएशन वर्सेस मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी इसको भी लिखते हैं एक बार केस नंबर 4 केस लॉ 4 क्या बोलता है देखो देखो अल्फा G184 ओनर एसोसिएशन वर्सेस मैग्नम इंटरनेशनल कब का केस है ये 2023 का केस ने जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है देखो एक बार एक सेकंड तो ऑब्जेक्ट हाँ इसमें सुन लेना कि कई बार क्या होता है हम लोग यहाँ पे बोलते कुछ और है और हमारा मतलब कुछ और होता है सुनना बात कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते कुछ और है और हमारा मतलब कुछ और होता है मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है लेकिन हमारे वर्ड्स कुछ और है जैसे मोटा भाई अब गुजराती में वर्ड बोला जाता है मोटा भाई का मतलब क्या हुआ अगर आप लोग जो गुजराती नहीं जानता आप उसको मोटा भाई बोलोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये मुझे मोटा बोल रहा है ना इसको देख के मैं मोटा लग रहा हूँ इसलिए मुझे मोटा बोला है लेकिन गुजराती में मोटा भाई का मतलब क्या होता है बड़ा भाई तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपको बोलना बड़ा भाई यही बात होती है कि वर्ड्स कुछ बोले जा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया है कि कई बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं जिनका मतलब कुछ और निकल रहा है लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं इंटरप्रिटेट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है मतलब नॉर्मली उस वर्ड का मतलब कुछ और है लेकिन एक्ट के थ्रू उस वर्ड का मतलब कुछ और है तो बोला कि ऐसे वर्ड्स मत यूज करो का मतलब नॉर्मली कुछ और है और एक्ट के थ्रू कुछ और है ऐसा सामने वाले पेटिशनर ने बोला लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा है भी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सही है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं और एक चीज और बोली गई है इसमें पहले इतना लिख लेते हैं एक बार देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज सुपीरियर
देन वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड से। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब यहाँ पे है कि हमारा बोलना कुछ और है और मतलब कुछ और है, ठीक है। एंड दिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी so that consumer in India increase। आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कंज्यूमर हर कंट्री से, मतलब हर स्टेट से आएगा, राजस्थान से भी आएगा, गुजरात से भी आएगा, एमपी से भी आएगा, यूपी से भी आएगा, तो आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। दूसरी एक बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कंप्लेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो हम कहाँ जाएंगे। तो कंप्लेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल लिमिट्स में जाओगे। यहाँ पे ये एक चीज और बोली गई है, तो इसमें लिखो, एक सेकेंड। इन लोगों ने एक केस का रेफर करके बोला गया है, लिखना इसमें। इन दिस केस में क्या होता है, इन दिस केस अमरीश कुमार ने केस लगाया था। अमरीश कुमार शुक्ला केस वॉज रेफर्ड। इस केस में किसका केस रेफर किया गया था, अमरीश कुमार शुक्ला का रेफर किया गया था। इफ द जॉइंट वैल्यू of all complainants of all the complainants present is more than 2 CR, then they can file a case in National Consumer Court। सुनना मेरी बात। कंज्यूमर कौन कौन होता है जो केस लगा सकता है, तो तुम्हें याद है था कि जॉइंट कंज्यूमर अगर सेम इंटरेस्ट है तो आप लोग केस लगा सकते हो। तो मान लो आप लोग 5 फ्रेंड हो, पांचों के पांचों पिज्जा हट गए, पिज्जा हट में पिज्जा खाया और पिज्जा से आप लोग को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो आप लोग जॉइंटली कंप्लेन लगा सकते हो। और जॉइंटली अगर आपका क्लेम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल में जा सकते हो। ऐसे जॉइंटली अपना जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो। जॉइंटली आप 50 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, 50 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है तो स्टेट में जा सकते हो, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल। मतलब अगर आप लोग जॉइंटली कंप्लेन लगाते हो तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। सिंपल सी बात बोली गई है। और दूसरी बात ये बोली गई है कि वर्ड्स पे ध्यान मत दो, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, तो इस एक्ट में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये वाला केस हमारा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बार रीड कर लेना, मैंने वैसे भी लिखवा दिया है आप लोग को, तो आप लोग उतना भी कर दोगे तो भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स वगैरह जो है उसमें हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे रखी है, ये चीज आप लोग को बोल रही हूँ। बात आप लोग को एक चीज और बोली गई कि कंप्लेन अगर 2 करोड़ से ज्यादा है फिर आप किस लगा सकते हो, जॉइंटली अगर ज्यादा है तो भी आप लोग किस लगा सकते हो, नेशनल लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब एमसीए वर्सेस महेंद्र भास्कर। इसमें क्या बोला गया इसमें देखते हैं। तो आ जाइए केस नंबर 5। प्लीज इस केसेस को लिख लीजिएगा, एक हो सकता है उठ के आ जाए। केस लॉ 5th, एमसीए वर्सेस महेंद्र भास्कर
ठीक है, दिया किसने जजमेंट था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कब दिया था? 2023 में दिया था। और साथ में इसमें कंप्लीट एग्रीमेंट हुआ था, मतलब कोर्ट प्लस हाई कोर्ट एग्रीमेंट विथ हाई कोर्ट। क्या हुआ था ये देखते हैं एक बार, कंक्लूजन देखते हैं। केस अच्छा है, केस इंपॉर्टेंट है, क्या करना है सुनना मेरी बात। यहाँ पे बोला गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप लोग को कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 7 साल का। लेकिन अगर आपको मेंबर बनना है तो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर मेंबर बनना है तो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप ये सोचो, मेंबर बनने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस और प्रेसिडेंट बनने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? जबकि प्रेसिडेंट पोस्ट बड़ी होती है तो उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। दूसरी बात ये बोला गया कि जब हम लोग कोर्ट के जज बनते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, स्टेट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे अगर हम लोग क्या करते हैं, जज बनते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का होता है, तब भी हम लोग कोर्ट में जज बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस सही है क्या? तो बोला यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो एज है, जो आपका कितना दे रखा है आप लोग का, 15 ईयर्स, तो कम कर दो, 7 साल कर दो और 10 साल कर दो। तो देखो क्या बोला गया इसमें, रूल 4 सब रूल 2 डी, क्या बोला है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्लास डिस्ट्रिक्ट कमीशन मेंबर मिनिमम एक्सपीरियंस कितना दे रखा है? रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है? 15 ईयर। ठीक है, और रूल 3 सब रूल 2 डी में बोल रखा है, स्टेट कमीशन मेंबर मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 20 ईयर्स। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का मेंबर बनना है तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 15 ईयर्स का। और स्टेट का बनना है तो 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बोला दोनों ही गलत है, बोथ रूल्स आर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 because the minimum experience requirement minimum experience required to become president is two। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का होना चाहिए, जबकि मेंबर बनना है तो 15 ईयर और 20 ईयर्स का होना चाहिए। तो वहां पे ये दोनों गलत है। अगर मेंबर बनना है तो एक्सपीरियंस बल्कि कम का भी चलेगा, और प्रेसिडेंट बनना है तो एक्सपीरियंस ज्यादा भी होना चाहिए।
एक्चुअल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इन्होंने एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या बोला है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट बनना है तो 7 ईयर्स का चलेगा, मेंबर जितना, और 10 ईयर्स। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए बोल दिया इन्होंने, और ये स्टेट कमीशन। और सही बात ये है यार, मेंबर बनना है तो एक्सपीरियंस कम ही सही है, और प्रेसिडेंट बनना है तो एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए। और इवन इन्होंने ये भी बोला कि कोर्ट का जज बन जाता है तब भी आप लोग को एक्सपीरियंस 10 साल का बहुत होता है, तो उतना ही रखो, उससे ज्यादा रखने की जरूरत क्या है। बस यही बात बोली गई है इन लोगों ने, कि जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस बताया गया वो सही नहीं है, इनपरमिसेबल है वो। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस सही नहीं है, 10 साल का, अगर कोर्ट का भी जज बन जाते हो तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस सही होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर डिस्ट्रिक्ट में बनना है मैम तो 7 साल चलेगा, और स्टेट में बनाना है तो 10 साल भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक ये बोल दिया। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। केस लॉ 6। केस का नाम ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार तिरमान। जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट, कब दिया था, 2021 में। क्या बोला है देखो कंक्लूजन, इसमें क्या है सुनो, 1134 लोगों ने एक साथ कोई सर्विसेज ली, कोई गुड्स लिया, और उसमें क्या है उनको डेफिशिएंसी लगी, या गुड्स है तो डिफेक्ट लगे। अब 114 सारे के सारे कंप्लेन लगाना चाहते, तो सुनना, उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइंट कंप्लेन लगाई, तो बोला जो ज्वाइंट कंप्लेन लग रही है वो पूरे 1134 के बराबर, मतलब सबके भी हाफ पे लग रही है, या मान लो इनमें से 50 लोगों ने लगाई है तो 50 लोगों के भी हाफ पे लग रही है। तो बोला देखो ज्वाइंट कंप्लेन जो साइन करता है, जो जो मिलके लगाता है वही लगता है, ऑल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे कितने माने जाएंगे, लगाई 50 लगाई तो 50 माने जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ज्वाइंट कंप्लेन कैसे मानी जाती है, जितने लोगों ने कंप्लेन लगाई है एक्चुअली में, तो वो नुकसान हुआ वो नहीं, पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हुआ वो नहीं, जिन्होंने कंप्लेन लगाई है मिलके उन्हीं को ज्वाइंट कंप्लेन में माना जाएगा। देखो एक बार क्या बोल रहा है, देखो, इफ फ्यू कंज्यूमर्स हैव फाइल्ड अ कंप्लेन टुगेदर, then it should be joint complainant as joint complaint, but not a complaint represent all the 1 month purchase। एक बार देख लेते हैं इसको भी। मेरा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस वर्सेस अनुका, यहाँ पे ये बोल गया था कि कंप्लेन दो तरीके से लग सकती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्टी मतलब खुद के भी खुद
लगा सकते हो और दूसरों के बिहाफ पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे बोला गया था कि अगर बहुत सारे कंज्यूमर बिहाफ पे हम लोग कंप्लेन लगाते हैं, सब सेम इंटरेस्ट है, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, वापस बता रही हूँ, बस ध्यान से, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होती क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होती है कि पे आप लोग कंप्लेन खुद के बिहाफ पे लगा सकते हो या फिर दूसरों के बिहाफ पे लगा सकते हो। वही बात है ना कि साइन किया है वही बिहाफ पे ही लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग बहुत सारे कंज्यूमर बिहाफ पे लगाते हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आती है, जॉइंट कंप्लेन होती है। अब जॉइंट कंप्लेन में आप लोग एक याद रख लेना कि यहाँ पे जैसे इस केस में क्या बोला गया है कि सबने कंप्लेन लगाई है, 114 ने नहीं, लोगों ने लगाई, तो उसको क्या माना जाएगा, पे कवर किया जाएगा। सारी चीजें हैं, आप लोग एक बार रीड करोगे। नेक्स्ट लास्ट बहुत फर्जी सा है कि है ना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, आप लोग स्टेट में जाओगे तो स्टेट में आप लोग कितनी डिपॉजिट कराने पड़ती है, कम से कम जितने कंप्लेन फाइन लगाए उसका 50%। वही चीज है, लिखो केस नंबर 7। मनोहर इंफ्रा वर्सेस दीप कुमार शर्मा। सुप्रीम कोर्ट पर आया है कंक्लूजन। क्या नहीं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैज टू होगा यहीं पे, हैज टू असाइन अ रीजन पास पिकिंग ऑर्डर which reflect why the deposit amount अच्छा एक बात याद रखना, 50% भी हो सकता है फीस और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो सामने वाले पैटिशनर ने बोला क्या जरूरत है फीस डिपॉजिट कराने की, नॉमिनल फीस रखो, 50% क्यों रखा है, तो बोला इससे क्या होगा, फालतू कंप्लेंट्स नहीं आएगी, विच रिफ्लेक्ट वाई द डिपॉजिट अमाउंट और हायर अमाउंट देन 50% is required that is क्या रीजन दिया था मैंने, टू अवॉइड यूरस बकवासी मतलब फालतू अपील्स नहीं आएगी ना इससे, रियल जेन्युइन ही अपील लगेगी, जिसको सच में लग रहा है गलत दिया जजमेंट वही डिपॉजिट करा के लेगा। एक बार देख लेना इसका, ये भी सेम है, 50% वाला अमाउंट है, ठीक है। स्टेट कमीशन में कंप्लेन लगाए तो डिस्ट्रिक्ट का 50% और नेशनल में लगानी है तो स्टेट का 50%, ठीक है। लास्ट एक यहाँ पे देख लेना, ये कंज्यूमर एसोसिएशन क्या होता है, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। तो आपको याद है कंप्लेनेंट में कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन लगा सकता है आपके बिहाफ पे। तो कंज्यूमर एसोसिएशन वो होता है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, जैसे कि एनजीओज वगैरह होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। तो ये वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं लॉ के अंदर,
ठीक है, यहाँ पे ही बोला गया था वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन कोई बॉडी हो सकती है, पर्सन मिलके भी कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं होता, सोशल वेलफेयर के लिए बनते हैं, उसी को रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन बोलते हैं। सिंपल से याद रख लेना, जो एनजीओज वगैरह होते हैं कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को कंज्यूमर एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, अब बस यही आप लोग के अमेंडेड हुए हैं और ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट ए आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू।